तो मैंने खैर आते ही नाम बता दिया था आपको, नहीं तो मैं बैचों में नाम तक नहीं बताता हूँ। और पूरा बैच फ्री, बच्चों को ये नहीं पता कि हमें ज्योग्राफी पढ़ा कौन रहा है। तोंगड़ सर ने आज तक मोबाइल नंबर बोर्ड पे नहीं लिखा होगा, 10-12 साल हो गए इस मार्केट के अंदर। तोंगड़ सर ने कभी ये प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाए, सोशल मीडिया वाले तो अभी बनाने पड़े बच्चों ने जब इतना फोर्स किया है। और आप कह रहे हो कि सर उसको सब्सक्राइब मत करो, उसको हटाओ वहां से। वहां पर बताओ, इतनी छोटी सोच लोगों की हो गई। जब बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया तो फिर आके क्लासों में बोल रहे हैं कि तोंगड़ सर तो मेरा छोटा भाई है। तोंगड़ सर को मैंने गाड़ी गिफ्ट की थी, तोंगड़ सर को फ्लैट दिलवाना चाह रहे थे, हमें छोड़ के चले गए, हम क्या करें। गाड़ी गिफ्ट ये तो मुझे तो चलो दिलवाया नहीं दिलवाया वो तो मुझे पता है। तो तुम्हारे और अन्य साथी उनको दिलवा दो ना, वो 2 व्हीलर से परेशान हो रहे हैं, उनको दिलवा दो 4 व्हीलर। हेलमेट चेंज करवा दो, शीशे टूटे हुए हैं, दिन रात भाग रहे हैं, उनको दिलवाओ ना, तब तो मैं मानूं। मैंने अभी आते ही क्या कहा, अगर मुझे कोई ऑफर कर रहा है या आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आपके अंदर काबिलियत है इसलिए ऑफर कर रहा है। आपके अंदर काबिलियत नहीं है और तब आपको कोई फ्लैट ऑफर कर दे, गाड़ी ऑफर कर दे, तो मुझे बताओ संसार में है कोई ऐसा। एक बच्ची ने मुझे कहा कि सर मैं विडो हूं और मैंने केवल इतना सा बोला था कि सर कुछ फीस फ्री करनी है थोड़ी सी, तो 500 रुपए कम किए। उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गया, मैंने 500 रुपए बढ़ा के दिए फीस में। ये बात मैंने वहां के डायरेक्टर को बोल दी, जबकि मैं वहां से हट चुका था, 5-1 दिन ही हुए थे। मैंने कहा सर इतना भी बुरा मत करो, कोई बच्ची है फ्री कर दो, कहाँ समस्या आ रही है। जहाँ 100 बच्चे बैठे हो वहां 101 बैठ जाएंगे, कहाँ समस्या आ रही है। तो अब कहते हैं ना वो राजनीति क्या होती है। एक व्यक्ति आता है 30,000 फीस लेके क्लास में जाता है, और क्लास में वो कहते हैं ना एक वीडियोग्राफी बना रहा है साइड से, और फिर बोल रहा है वो कौन सी बच्ची है जिसकी फीस फ्री करनी है, मैं ये 30,000 रुपए लेके आया हूँ। मतलब उसको कहते हैं बच्ची का मजाक उड़ाना। ठीक है। उस बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं अगर किडनी भी दे के अगर मुझे फीस जमा करानी पड़े और ऐसे अगर ये व्यापारी की चीजें चलती हैं, दिखावा और ये होता है, तो मैं तो जिंदगी में तैयारी नहीं करूं। वो होता है ना कि हॉस्पिटल में मरीज बैठा है, केला दे रहे हैं उसको 10 लोग, एक केले पे 10 लोगों ने हाथ पकड़ रखा है और 5 फोटोग्राफर खड़े हैं सामने। मरीज को ऐसे लग रहा है दुनिया का सबसे गरीब आदमी मैं हूं, 10 लोग फोटो खींच रहे हैं, वो गालियां दे रहा है मन में। ठीक है। तो आजकल ये दिखावा है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा, हो सकता आप भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूं, क्या बिना फोटोग्राफी के बिना रील्स बनाए और किसी गरीब की मदद कर दो। आजकल रील्स वाले पहले चलते हैं और बाकी चीजें बाद में चलती हैं। फिर मैंने उस डायरेक्टर को मैसेज किया कि अगर आपको सहायता करनी है ना तो डायरेक्ट ही उसकी फीस फ्री कर दो ना, वह क्लास में ये माहौल बनाने की क्या आवश्यकता है। क्या आप ये दिखावा कर रहे हो, वो कभी भी नहीं होगा। दिखावा कुछ होता है, रियलिटी में चीजें कुछ और होती हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि समझो इन चीजों को। पीटीआई बनना इस बार ज्यादा आसान नहीं है। पिछली बार कंपटीशन नहीं था, मैं पहले भी कह चुका हूं। पिछली बार तो जो परीक्षा में बैठ गया उसको जितना भी आता था वो पीटीआई बन गया। इस बार पहली बार पता लगेगा, इस बार है कंपटीशन। इसलिए आप देख लो, अन्य प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले बच्चे यहां जुड़ रहे हैं। जोधपुर में मैंने कहा था 5 बच्चे मिले मुझे, 4 से 5 बच्चे थे जो मुझसे पहले भी पढ़े हुए हैं। वो कह रहे हैं सर हमें तो अभी पता लगा है कि हम कितने खड्डे में थे, कूप मंडूप बन रहे थे हम तो, कि कुएं से बाहर कुछ है ही नहीं दुनिया में। अब पता लग रहा है कि हम तो कुछ है ही नहीं। और भरत सर ने वहां पर 10 क्वेश्चंस पूछे थे उन बच्चों से, 60-70 बच्चे थे सेमिनार में, कि आप 10 में से अगर 3 का भी जवाब दे दोगे तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ही समझ में नहीं आए बच्चों को, पूछना क्या चाह रहे हैं सर। और सर ने मुझे बाद में बताया कि सर ये 10 प्रश्न आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो वो चीजें चल रही है मार्केट के अंदर कि सीमित एक मैटर आपको देकर बेवकूफ बना के और आपसे उन्हीं में से प्रश्न पूछकर और आपको ऐसा कॉन्फिडेंट दे दिया जाता है कि पता नहीं क्या टेस्ट सीरीज चला रहे हैं लोग। वो टेस्ट सीरीज देने की बजाय, अभी मैं एक किताब का नाम नहीं ले रहा हूं, मार्केट में एक किताब आती है, उसी टीचर की बुराई करते हैं लोग, उसी की किताब से प्रश्न पूछ रहे हैं। मार्केट में 2020 दिशा से जीके पूछ रहे हैं और आपका टाइम खराब कर रहे हैं। मतलब आप 1.5 घंटे के लिए 6 घंटे खराब कर रहे हो। 2 घंटे कोई बच्चा कहीं से आ रहा है, फिर वहां लाइन में लग रहा है, बैठ रहा है, फिर उनकी वहां पर वो होती है ना कि सबसे पहले तो तोंगड़ सर के ऊपर भाषण देना है सबको 20-20 मिनट, सभी टीचरों को आके। ठीक है। फिर उनका टेस्ट पेपर लेना है। ठीक है। मैनेजमेंट को भी यही कह रखा है कि पहले तोंगड़ सर के ऊपर भाषण देना है, फिर आपको फीस लेनी है। तो ये क्या है मार्केट का, बच्चों को इसका पता लग गया कि अगर एक व्यक्ति की अगर ये बुराई कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ काबिलियत तो है उसके अंदर, तभी तो बुराई कर रहे हैं। फिर जब मैंने थोड़ा सा वो कहते हैं ना पेज टाइट किया तो फिर वो सीधे लाइन में आ गए। फिर भी मैंने ये कहा जब बुराई करो जम के करो यूट्यूब पे आके,
लेकिन कम से कम बच्चों को तो सही डाटा दो, इनको तो भ्रमित मत करो। कम से कम बेचारे किस परिस्थितियों में आए हैं। अब एक बच्ची कह रही है सर मैं चौमू से टेस्ट पेपर देने आई, वो टेस्ट पेपर में जो प्रश्न आए वो मैं 2020 दिशा में पहले से पढ़ के आती हूँ, वही प्रश्न वहां सेम पूछ लिए, तो मैं 1.5 घंटे उधर से 1.5 घंटे इधर से 3 घंटे 2 घंटे यहाँ खराब करूँ, 5 घंटे क्यों खराब करूँ। यूट्यूब चैनल पे आप क्लास लेते हो कहीं भी, 1 घंटे की क्लास होती है एक टीचर की, कितने प्रश्न सॉल्व होते हैं? 20। ईमानदारी से बताओ वो 20 प्रश्न अभी मैं आपको एक पन्ने पे लिख के दे दूं यहाँ पर, ये 20 प्रश्न है, ठीक है, और ये हर एक बच्चे को दे दूं, ये 20 प्रश्न आप कितने मिनट में सॉल्व कर लोगे? ईमानदारी से बताना। 30 प्रश्नों में 10 मिनट, 5 मिनट लास्ट, 5 या 10 मिनट, वहां कितना टाइम खराब कर रहे हो? 1 घंटा। और ऐसे तुमने 3 टीचरों की क्लास ले ली यूट्यूब पे, 3 घंटे खराब, ठीक है, और वैसे तुम आधे घंटे में पूरा कंप्लीट कर लोगे। इस बात को बच्चा समझ नहीं पा रहा है, फिर कहते हैं फेल हो गए। वहां कुछ तो कमेंट ही देखने आते हैं, तुम कहां से हो, मैं यहां से हूं, तुम उधर से हो, मैं इधर से हूं। जबकि मैं जब यूट्यूब पे क्लास लेता हूं मैं स्पष्ट बोल देता हूं, एक भी बच्चा अगर ये पूछ ले कि तुम कहां से हो और मैं इधर से हूं, ब्लॉक कर देना, सीधे ब्लॉक। बाकी की क्लासों में नहीं करवाते हैं ब्लॉक, क्योंकि उनको तो टाइम पास ही करना है वहां पर। तो प्रश्नों में आपसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान की राजधानी बताओ, फिर उसमें से आपसे 2 मिनट टीचर खड़ा रहेगा, फिर कहेगा अच्छा फलाने का नाम पढ़ दिया, जैसे अभी मैं नाम पढ़ूं, इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं तो खैर किसी का नहीं लूंगा, पर नाम पढ़ा, फिर उसमें से जवाब है, वाह क्या आंसर दिया, 5 मिनट खराब कर दी। ये होता है विशुद्ध टाइम पास, इसको तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। यूट्यूब पे क्लास कभी भी नहीं लेनी है। यूट्यूब पे अगर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है या जीके की क्लास चल रही है और टीचर अगर आपके सामने फालतू की बातें नहीं कर रहा है, ओनली केवल समझा रहा है और हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय ले रहा है और 5 सेकंड या 10 सेकंड में थ्योरी भी बता रहा है साथ में, तब तो यूट्यूब की क्लास लो। और प्रश्नों में अगर तुमसे यह पूछा जा रहा है अरावली की लंबाई क्या है, थार का क्षेत्रफल क्या है, हिमालय की लंबाई क्या है, मत लो क्लास है। एक प्रश्न के अंदर कम से कम 10 टॉपिक, मतलब 10 चीजों का मैटर एक प्रश्न में मिल जाए, ऐसी क्लासें लो। उसमें समय लगता है, वो प्रश्न बनाने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है, तो वो समय खराब मत करो। इसके बजाय तो नींद ले लो, नींद लेना अच्छी बात है, इसके बजाय वो फालतू की चीजें माइंड के अंदर मत बैठाओ। यहाँ तो कुछ लोग सुबह शाम मैसेज ही यही करते हैं ग्रुपों में कि आपको आपके फादर की कसम है शाम को लाइव आना है, फलाने किंग, मतलब एक व्यक्ति ने इतने सारे किंग लगा दिए टीचरों के नाम के पीछे कि चाय बनाने वाला चाय किंग, सब्जी वाला सब्जी किंग, ड्राइवर ड्राइवर किंग, मतलब हर नाम के पीछे किंग ही किंग परोस दिया। फिर कहता है कि इनको किंग मैंने बनाया है। किंग तुमने बनाया तो इनसे परीक्षा पास करवा दो 4th ग्रेड की भी, तब तो मैं मानूं कि ये वास्तव में किंग है। हर नाम के पीछे किंग, मतलब बच्चों को इतना बेवकूफ बना दिया मार्केट के अंदर कि बच्चे समझ ही नहीं रहे। आजकल तो खैर समझ गए, ग्राफ ऐसे आ गया डाउन, अब तो पहले ग्राफ ऐसे जा रहा था, वो ग्राफ बिल्कुल ऐसे आ गया, अब लोग समझ गए। इसलिए इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो। हाँ, ये बात मैंने वहां भी बोली थी उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यहाँ तो मैं कैसे बोलूँ, यूट्यूब पे चल रहा हूँ। अच्छा, मैं एकमात्र ऐसा टीचर हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं ना, और यहाँ मुझे अगर कोई कमी दिखी तो मैं यहाँ भी बोल दूंगा सीधे। है ऐसे थोड़ी है कि भाई यहाँ खड़ा हूं तो इसकी बड़ाई करूंगा, उसकी बुराई करूंगा। मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे यहाँ कमी लगेगी, मैं यहाँ का नाम लूंगा सीधे, ये कमी है, सीधे सीधे। अपन ऐसे पीछे हटने वाले थोड़ी है, वहां भी सीधे नाम लिया था, भरत सर का नाम मैंने वहां भी लिया था, पूछ लेना आप कभी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। भरत सर का नाम मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे लिया था, एसएसटी पॉइंट की क्लासेस चल रही थी यूट्यूब पे, वहां मुझसे बच्चों ने पूछा, मैंने कहा शानदार पढ़ाते हैं, और ये भी कहा था गोपालपुरा पुलिया के जस्ट पास में वो क्लास लेते हैं। अपन क्यों दूसरे का नाम खराब करें, कोई मेहनत कर रहा है तो नाम लेंगे। समझ रहे हो ना इस बात को, तो इस पे विशेष फोकस करना है। हाँ, ऑनलाइन वाले ज्यादा समझ रहे हैं। चले आगे। अभी आप कहाँ हो? मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा। अब आगे चलो, यहां सेंटर में आओ, यहां सेंटर में लिख दो असम, फटाफट लिखो। असम की आकृति कैसी दिख रही है आपको? ट्राइंगल शेप में, त्रिभुजाकार में, ठीक है। असम के नीचे आओ, ये कौन है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य बताओ। केरल है। कौन सा है? मेघालय तो कभी रहा ही नहीं आज तक। अब आप देख लेना पुराने रजिस्टर बच्चों को उठा के, मेघालय लिखवा रहे हैं लोग। अरे मेघालय में मासेराम और चेरापूंजी स्थान है। मेघालय तो आज तक कभी सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य ही नहीं रहा। राज्य तो कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा,
राजस्थान को बदनाम मत करो। लद्दाख कब से राज्य हो गया? राज्य पूछा है मैंने, ये राज्य है? राज्य बताओ। पंजाब, ये रहा। अब तुम कहोगे साहब पंजाब में तो 12 महीने हरियाली रहती है, नहरों की वजह से रहती है। चर्चा करेंगे, चलें आगे। ये राज्य हो गए। मार्कर चेंज करो, मतलब पेन चेंज करो अगर अलग कलर्ड का है तो। है तो अब आपको यूनियन टेरिटरी या पहले पड़ोसी देश लिख लो। आप पड़ोसी देशों के नाम लिखो। इधर आओ, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में आप पाकिस्तान लिखो फटाफट। पाकिस्तान लिखो। क्या हुआ? पाकिस्तान। कितने राज्य लगते हैं पाकिस्तान से? राज्य, काउंटिंग काउंटिंग। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ओके, अब पाकिस्तान से ऊपर देखो, ये जो नॉर्थ लिखा हुआ है यहां पर, ये हिस्सा यहां जाके टच हो रहा है लद्दाख से। इस पे लिख दो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लिखो। कितने राज्यों से लगता है भारत में? कोई भी राज्य से, किसी भी राज्य से नहीं लगता, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है और उसको हम क्या बोलते हैं? लद्दाख बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से लेकर, यहां से लेकर और यहां तक, ये कंप्लीट जो भौगोलिक एरिया है, ये कंप्लीट चाइना से लगता है। तो आप यहां लिख दो चाइना। 3, चाइना। बताओ चाइना से कितने राज्य लगते हैं फटाफट, ढंग से देखो। 4, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? एक, कौन सा? लद्दाख। ओके, चाइना के नीचे आओ, ये दिख रहा होगा आपको, नेपाल। नेपाल भारत की कौन सी दिशा में आता है? मैंने बताया था, कौन सी दिशा में आता है? उत्तर में आता है, भूलकर भी उत्तर पूर्व नहीं करना है। नेपाल हो गया। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, यहां भूटान लिखो। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भूटान। क्लियर है? भूटान से कितने राज्य लगते हैं? 5 कहां हो गया? देखो, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और यहां देखो इस लाइन तक इधर जो आ रहा है वो म्यांमार है। यहां लिख दो म्यांमार। ईस्ट में म्यांमार लिखो, म्यांमार लिख दिया। आपने वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को अंडरलाइन किया था, उस लाइन के बिल्कुल सामने की तरफ ये जितना भी भौगोलिक एरिया आपको दिख रहा है, इसमें बांग्लादेश लिख दो। बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं फटाफट बताओ। ये सबसे ज्यादा प्रश्न आता है ये वाला। 5 लगते हैं। 5 में सबसे लंबा बॉर्डर किसका है? पश्चिम बंगाल का। सबसे छोटा? सिक्किम तो लगता ही नहीं है। असम का लगता है। किसका लगता है? जबकि असम कितनी बार लगाता है इससे? 2 बार लगाता है। ओके, नीचे आ जाओ, यहां पर, यहां श्रीलंका लिख दो। नीचे श्रीलंका लिख दो। श्रीलंका। बताओ भारत के पड़ोसी देश कितना है? 8। कितने हैं? तो सीधे पूछेगा भारत के पड़ोसी देश कुल 8, और अब पूछेगा स्थलीय सीमा से कितने लगते हैं? 7। तो स्थलीय सीमा में कौन नहीं आता? अब आप कहोगे कि साहब यहाँ मालदीव है, गिरा नीचे, यहाँ मालदीव है, अभी हमारा विवाद भी रहा था मालदीव से, तो आप कहोगे ये भी तो पड़ोसी देश है। ऐसे तो पड़ोसी देश बहुत सारे, इधर सिंगापुर है, इधर आ जाओ, फिर नीचे इंडोनेशिया द्वीप समूह आ जाएगा। पड़ोसी की भी एक निश्चित परिभाषा होती है। गांव में जो आपके घर की दीवार से लग रहा है, एक घर छोड़ के दूसरा लग रहा है, उनको पड़ोसी कह सकते हो। एक गांव के बाहर है, तुम गांव के बहुत अंदर हो, पड़ोसी थोड़ी है वो, ऐसे नहीं माना जाता है। मैं केवल ऑथेंटिक डाटा की बात कर रहा हूं। भारत के पड़ोसी देश कितने माने गए? 8। और स्थलीय सीमा से पड़ोसी देश कितने माने गए? इसका मतलब उसमें श्रीलंका शामिल नहीं होता। अब यहां पर आपको पता है जब वानर श्रीलंका गए थे तो उन्होंने क्या बनाई थी? राम सेतु बनाया था, उसको पंबन द्वीप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आदम ब्रिज कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। तो वो जो ब्रिज बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि वो स्थल से स्थल लिंक हो जाए और वो वहां पर आराम से जा सके। उसके साक्ष्य आज भी मिलते हैं यहाँ पर, चर्चा करेंगे आगे। तो तमिलनाडु और ये श्रीलंका पास में टच नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? आगे चलो। अब आपको केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। चलिए, सबसे ऊपर यहां जम्मू कश्मीर लिखो।
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से ऊपर चलो, यहां पर आपको लद्दाख लिखना है, लद्दाख लिखो, जम्मू कश्मीर लद्दाख, लिख दिया। आगे की तरफ आओ, आपके मैप में देखो, आप इधर जैसे आप म्यांमार से नीचे की तरफ आओगे छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे आपके मैप में, दिख रहे हैं इधर? ओके, यहां आप लिख दो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लिख दो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लिख दिया। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहां तो चेन्नई का डॉट लगा होगा, और उससे नीचे की तरफ आओ, यहाँ एक छोटा सा घेरा बना होगा, और उसके नीचे भी एक छोटा घेरा बना होगा, बना हुआ है, नहीं बना हो तो पेन से बना लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़े वाला घेरा है ये वाला, उस पर लिखो पुदुचेरी, पौंडीचेरी या पुदुचेरी, पुदुचेरी, यहां पर पुदुचेरी। फिर आप देखोगे पुदुचेरी के जस्ट नीचे एक छोटा सा घेरा है बना हुआ है, कराईकल है, डिस्ट्रिक्ट है इसका, तो वहां कराईकल लिखो, ये लिख दिया है मैंने, कराईकल जस्ट इसके नीचे है, ये इसका डिस्ट्रिक्ट है, इसके 3 डिस्ट्रिक्ट 3 राज्यों में अलग अलग। मैं सबका सब पे आ रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो, आप तो लिखते चलो जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिख दिया आपने? कराईकल लिख दिया, ओके। किसका भाग है ये? मतलब खंडित होते हैं ये ब्लॉक। खंडित का अर्थ ये होता है कि जैसे अपन राजस्थान में भी खंडित जिले पड़ते हैं, पहले 2 थे अभी 1 है, पहले अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 थे, अभी अजमेर खंडित जिला नहीं है। उसका जो खंडित भाग था टौटगढ़, अब वो ब्यावर में है, राजसमंद और पाली की सीमा पर था पहले, अब केवल चित्तौड़गढ़ खंडित जिला है, जो भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा की सीमा पे आता है, रावत बाटा जिसको आप खंडित कहते हो। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में नहीं जाती है, बात को ध्यान रखना, उसके खंडित भाग रावत बाटा से जाती है, इसलिए हम चित्तौड़गढ़ पढ़ते हैं। अगर वो रावत बाटा डाल दे फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, तो ये करेक्ट आंसर होगा, इसमें आया हुआ है सीटी में, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में आता है। आप कहो कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, जयपुर में, और बी पे लिख दे गोपालपुरा, तो जयपुर करोगे, गोपालपुरा, समझ गए ना? हाँ, ये तो यूपीएससी तक स्पिरिट लगी है। बादशाह मेला पूछा था, राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है, सबको पता है अजमेर में आयोजित होता है, अजमेर में भी कहाँ होता है? ब्यावर में। ए ऑप्शन पे, अभी ब्यावर अलग जिला है, मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब 33 जिले थे, तो उसने ए पे अजमेर डाल दिया और डी पे ब्यावर लिख दिया, बच्चे अजमेर करके आ गए मैक्सिमम। फिर रिट लगाई कोर्ट में कि भाई ब्यावर भी तो अजमेर में ही आता है सर, आप अजमेर आंसर क्यों नहीं मान रहे हो? तो उन्होंने कहा बादशाह मेला पूरे अजमेर में थोड़ी लगता है, लोकेशन के जितना नजदीक पहुंचोगे वो आंसर माना जाता है ज्योग्राफी में, इस बात को विशेष ध्यान रखना, भावनाओं में नहीं बहना है। चले आगे, तो यहाँ क्या लिख दिया? कराईकल। ये ऊपर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश में देखो एक छोटा सा घेरा बना होगा, यहां पर पॉइंट भी हो सकता है, घेरा भी हो सकता है, नहीं दिख रहा? मैप दो मुझे एक बार। नहीं है कोई बात नहीं, आप बना लो पेन से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना लो आंध्र प्रदेश में। वैसे वो जो हिस्सा बाहर की तरफ निकलता है ना छोटा सा इधर, वहां बना लो यहाँ पर, और इस पे लिख दो यनम, यनम, और यनम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पी, पी मतलब ये पुदुचेरी का भाग है, पी पुदुचेरी। ये यनम नहीं दिख रहे हैं? ओके, इधर आ जाओ केरल की तरफ, केरल में भी पॉइंट नहीं दिख रहा ऊपर, नहीं दिख रहा हो तो बना लेना यहाँ पर, देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लो, मैंने बनाया है। इस पे लिख दो माहे, माहे, और माहे के ब्रैकेट में लिख दो पी। बेवड़ो केरल में कहीं भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बनाना केरल में है,
वहां क्या लिखना है, माहे, और माहे के ब्रैकेट में क्या लिखना है, हाँ, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी जो कितने राज्यों में आता है, ये प्रश्न आता है यहां से। अब तुमसे पूछेगा पुदुचेरी भौगोलिक दृष्टि से किसका भाग है, क्या आंसर दोगे? भौगोलिक का मतलब होता है जहां वो है, तो भौगोलिक दृष्टि से पुदुचेरी तो किसका भाग है, तमिलनाडु का। अब पूछेगा माहे भौगोलिक दृष्टि से किसका भाग है, वेरी गुड, केरल बताना, पुदुचेरी मत बता देना। राजनीतिक दृष्टि से किसका भाग है, पुदुचेरी का भाग है। ये बात समझ में आ गई। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भी कौन सा है, सबसे बड़ा कक्ष कौन सा है, ओके, चर्चा करेंगे आगे। तो ये हो गया। अब आप यहां पर देखो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए यहां पर, ये बहुत सारे, इन पे लक्षद्वीप लिख दो। राजधानी बताओ, कवरत्ती, लक्षद्वीप लिखो यहां पर। कोरल द्वीप है ये, प्रवाल। कोरल क्या होता है, मूंगा, जलीय जीव होता है, तो पानी से कैल्शियम कार्बोनेट ग्रहण करके अपने चारों तरफ एक खोल बनाता है, दीवार बनाता है, उसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो वो द्वीप है ये लक्षद्वीप, कोरल द्वीप है। यहां देखो गुजरात के जस्ट नीचे एक छोटा सा घेरा होगा है, और यहाँ अंदर की तरफ भी एक छोटा सा घेरा होगा है, तो ये वाला तो द्वीप है, अंदर वाला दमन है। तुम तो दोनों पे कॉमन लगा के इस प्रकार से ऐसे करके दमन द्वीप लिख दो। मैं लिख रहा हूं, आप टेंशन मत लो, आपने फीस जमा करा दी ना बस, और बाकी टेंशन हमारी है। दमन द्वीप लिख दो यहां पर, दमन द्वीप। ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। अब दादर नागर हवेली किसका हिस्सा है, दमन द्वीप का हिस्सा है, वो इसमें मिला दिया है इसको। तो यहां देखो छोटे छोटे पॉइंट्स बने होंगे यहां पर, नहीं बने तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां एरो लगा के लिख दो आप, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। मैप को उल्टा रखो, उल्टा करो फटाफट, मैप को उल्टा करो। कुल राज्य कितने हैं, 28, बोलेगा कोई नहीं। स्थलीय सीमा, अच्छा स्थलीय सीमा को यहां मैं अंतरराष्ट्रीय कह सकता हूं क्या, कह सकते हैं, क्योंकि भारत एक कंट्री है, और आप देख लो स्थलीय सीमा से पड़ोसी देश ही लगे हुए हैं। 15,200 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है, इसमें 7 पड़ोसी देश लगते हैं, ठीक है, 15,200 किलोमीटर लंबाई हो गई। मैं इसको स्थलीय सीमा कहूं या मैं इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहूं, दोनों बातों का सेम ही अर्थ है, समझ में आ गया। तो यहां पर मुझे बताओ कितने राज्य सीमा बनाते हैं स्थलीय, कल ही समझाया था शायद प्रीवियस क्लास में, कल नहीं परसों। 28 में से कितने लिखूं मैं यहां पर, 16, कन्फर्म 16। जलीय सीमा में कितने लिखूं, 9, ओके। स्थलीय प्लस जलीय में कितने लिखने हैं, 2, 2 के नाम बताओ। ये देखो गुजरात जलीय और स्थलीय, ये देखो पश्चिम बंगाल जलीय और इधर स्थलीय, मतलब 2 लिख दिया मैंने, ओके। अब अगला पूछेगा बाह्य सीमा कितने बनाते हैं, एक्सटर्नल बाउंड्री, पर्दी, पर्दी पर कितने हैं, 28 में से। इंटरनल को छोड़ के सब पर्दी पर ही आएंगे ना, तो 25 तो तुम वहां राजस्थान के बारे में सोच रहे हो, मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। 23 ही तो होंगे, पर्दी पर कितने आते हैं, 23। इसका मतलब आंतरिक राज्य कितने हैं, आंतरिक राज्य हैं 5। अब आप ढंग से समझो, इन 28 में से पर्दी पर 23 हैं और आंतरिक कितने हैं, और आपकी ये जो पर्दी है वो 2 प्रकार की है, एक स्थलीय और एक जलीय। तो स्थलीय में कितने आ रहे हैं और जलीय में कितने आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितने होते हैं, जबकि होने कितने चाहिए, 23, क्योंकि 2 राज्य आपके ये ऐसे हैं जो इधर भी शामिल हैं
और इधर भी शामिल है। इन दोनों को माइनस कर दो आप, 14, 9 में से माइनस करो 7 और 2 को अलग से लिख लो, अब काउंट कर लो 23 हो गए, और 5 आंतरिक है। ये तो मैं केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई। तो बताओ स्थलीय और जलीय कितने बनाते हैं? केवल स्थलीय, केवल जलीय, कुल स्थलीय, कुल जलीय और आंतरिक। 5 के नाम बताओ। हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये देख लो, तेलंगाना आंतरिक है, छत्तीसगढ़ आंतरिक है, एमपी आंतरिक है, झारखंड आंतरिक है, हरियाणा भी आंतरिक है। ये क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? ओके। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे भी भरा हो इसको कॉपी के फर्स्ट पेज पे ही लगा लेना इसको, जहां से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से बनना, राइटिंग कैसी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम जलीय भाग भी लिखेंगे, लेकिन आगे लिखेंगे। ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये पूरा हिंद महासागर है। अब हम रजिस्टर में आते हैं, और रजिस्टर में मैं जो आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, इधर देखो, मैंने 2 प्रकार की सीमाएं डिवाइड की थी, एक तो वास्तविक और एक डिवाइड की थी काल्पनिक। अब मैं आपको छूट देता हूं, आप पहले कौन सी पढ़ना चाहोगे, वास्तविक या फिर काल्पनिक? काल्पनिक वाले हाथ खड़ा करो। पहले कौन सी पढ़ना चाहोगे? ओके। और वास्तविक वाले? ओके, कोई सी पढ़ा दें? तो सबसे पहले वास्तविक सीमाएं ले लेते हैं, और काल्पनिक में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली स्थिति देख लेंगे। वास्तविक स्थिति में ये 2 हिस्से हैं, एक स्थलीय, चलिए सबसे पहले मैं किस पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भारत के नामकरण पे आ जाता हूं कि भारत का नाम भारत किस प्रकार से पड़ा। तो कॉपी में लिखना शुरू करो। देखो, भारत का जो नामकरण किया था सबसे पहले वो आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने पहले इसको आर्यावर्त बोला था, ठीक है। लेकिन जो ऑथेंटिक नाम आता है सबसे पहले भारत, वो आर्यों के ही शक्तिशाली राजा हुए थे भरत। तो भरत के नाम पर पहली बार इसका नाम रखा गया था भारतवर्ष, या भारत भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी सरकार ने नाम चेंज करने की एक पहल शुरू की थी, और बीजेपी का ये मानना है कि अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने जो नाम रखे वो नाम हमें चेंज करना है, ठीक है। या किसी संप्रदाय विशेष पर भी जैसे कोई नाम आ रहा है तो वो सीधे सीधे उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो सबकी सोच अलग अलग है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग एजेंडे होते हैं। आप मुझे बताओ इंडिया नाम में क्या गड़बड़ थी, इंडिया को वो क्यों चेंज करके भारत करना चाह रहे हैं? इंडिया का मीनिंग नहीं निकल रहा था। रेड इंडियन कहाँ पाए जाते हैं? रेड इंडियन कहाँ पाए जाते हैं? रेड इंडियन इस पूरे पृथ्वी पे कहाँ पाए जाता है? माउरी, रेड इंडियन, ठीक है, पिग्मी, कांगो, ये बहुत सारी जनजातियों के नाम है। अफरीदी, हॉन्टेटो, ठीक है, ये सब जनजातियों के नाम है, और आपके सिलेबस में जनजातियां हैं। जनजाति, इंडियन जो शब्द है वो जनजातियों के लिए यूज होता था उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। और अभी ये मानना है हमारे जो हाँ अमेरिका में मिलते हैं रेड इंडियन, बिल्कुल सही। और ये प्रश्न आया हुआ भी है कि रेड इंडियन कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने दिमाग में क्या आता है, इंडिया। इंडिया में नहीं पाई जाते, रेड इंडियन जनजाति है, और ये जनजाति यूएसए में, अमेरिका के अंदर पाई जाती है। तो अब क्या हुआ, इंडियन हमें भी कहते हैं, और विदेशों में इंडियन का जो शाब्दिक अर्थ है वो तबके में पाए जाने वाले लोग, हाशिए में पाए जाने वाले लोगों के लिए यूज होता था। हाशिए का मतलब है कि इस सिटी के अंदर आपको एक ग्रुप तो ऐसा दिख रहा है जो प्रॉपर निवास करता है, बढ़िया बिल्डिंग में रहते हैं, एक ग्रुप आपको डिवाइडर पर भी सोया हुआ मिलेगा, वो हाशिया तबके में रहने वाले लोग हैं। तो ऐसा माना जाता था कि इंडियन उसको कहा जाता है उस टाइम पे जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, तो उन्होंने हमें इंडियन बोला था। इंडियन नाम इसलिए दिया गया था, बीजेपी वालों का यह मानना था कि इंडियन जनजातियों के लिए जो होता है, इसलिए इस नाम को चेंज कर देता है, भारत नाम ही रखेंगे। हालांकि उन्होंने ये अर्थ नहीं बताया था, उन्होंने तो अर्थ ये कहा था कि भाई अंग्रेजों ने नाम रखा है, हम इसको चेंज करेंगे। लेकिन इसका मूल अर्थ ये है, अगर निकाला जाए, इंडियन क्या है, जनजातियों के लिए जो होता था, इसलिए इसको चेंज करना चाहते थे। इंडिया नाम दिया किसने था सबसे पहला? अच्छा, भारत का जो भी नामकरण हुआ है, एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना, वो नाम हमेशा सिंधु नदी को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है।
सिंधु जो भारत के बिल्कुल सर पे है, सिर के ऊपर है, इंडिया का तिलक करती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के नाम पर ही इस पूरे बेल्ट को पहले जाना जाता था। अगर आपको पता हो तो ये पहले पाकिस्तान नहीं था, ये इंडिया ही था। जितने भी विदेशी आक्रांता जो वेस्ट से आए हैं या नॉर्थ से आए हैं, आप कभी भी चेक कर लेना, पुराने गुप्त हो चाहे मौर्य हो कोई भी हो, आपने एक ही लाइन पढ़ी होगी कि अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। वो इसलिए किया था कि पहले ये इंडिया ही तो था, तो हम सीधे किसको टच कर रहे थे? अफगानिस्तान को। तो सिंधु नदी का बेल्ट पूरा यही है। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में नदियां पढ़ाऊंगा। सिंधु नदी का जो भाव क्षेत्र है वो ये है, यहां से निकलती है सिंधु, और सिंधु का ये भाव क्षेत्र। तो आप चेक करना कि सिंधु नदी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भारत को परिभाषित किया है कि भारत सिंधु के नॉर्थ में ज्यादा था, साउथ में ज्यादा था। उस समय ज्यादातर जो भी हमारे यहाँ के राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने सिंधु या सिंधु के आसपास के क्षेत्र को विजित करने का प्रयास किया था। साउथ का जिक्र तो बहुत बाद में होता है, ठीक है। तो सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में आर्यों का निवास था, नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में। और उन्होंने सबसे पहले यहाँ के जो शक्तिशाली राजा हुए थे, जिनका नाम मैं क्या बता रहा हूं, भरत, भरत के नाम पर इसका नाम रखा गया था पहली बार भारत। ठीक है, भारत कह लो या भारत वर्ष कह लो, एक ही बात, भारत। अब इसके बाद आए ईरानी। कौन आए? ईरानी। ईरानियों ने सबसे पहले भारत का नाम क्या रखा था? सोच लो आराम से। नॉर्मली ये माना जाता है कि ईरानी सै का उच्चारण ऐसे करते थे, ठीक है। सै का उच्चारण किससे करते थे? तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था। क्या कहा था? तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था। क्या कहा था? सिंधु नदी को हिंदू कहा था। और पहले हमारे देश को सिंधुस्तान कहते थे, इन्होंने इससे हिंदुस्तान कर दिया, तो हिंदुस्तान नाम इन्होंने दिया था। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। फिर आए इसके बाद में यूनानी, और यूनानियों ने सिंधु नदी को कहा था इंडस। क्या कहा था? और इंडस से इसका बाद में नाम किया था इंडिया। यूनानी भाषा का शब्द है इंडिया, और यूनानी ऑप्शन में नहीं हो तो ग्रीक भी कह सकते हो, बात तो वही है ना, यूनानी या फिर ग्रीक, ये प्रश्न आया हुआ है। तो इन्होंने क्या नाम दिया था? इंडिया। सबसे पहले भारत का जो मानचित्र बनाया था, संभावित मैप, वो किसने बनाया था? भारत का फर्स्ट मैप किसने तैयार किया था? नहीं, टॉलमी ने नहीं किया था, एनविले ने किया था। किसने तैयार किया था? एनविले ने 1752 में भारत का पहला संभावित मैप बनाया था। और मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को कि आप क्या है, चीजों को केवल तथ्य के रूप में पढ़ते हैं। हाँ, अंग्रेजी तो है, जो भी फॉरेन कंट्रीज से हैं मैक्सिमम को हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा अलग अलग है। वो मैं अब जैसे आप अमेरिका की क्रांति पढ़ोगे, फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे, ठीक है, रूस की क्रांति पढ़ोगे, तो सब जगह अंग्रेजों की वजह से हुई है। तो ये तो फैले हुए थे बहुत सारी जगह में, यूएसए में थे, साउथ अमेरिका में थे, इंडिया पे कब्जा इन्होंने किया, और भारत में समय समय पे बदलते रहे लोग, लेकिन ज्यादातर जो आधिपत्य रहा वो अंग्रेजों का ही रहा था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एनविले या हम कोई भी डाटा पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको एक तथ्य के रूप में देख लेते हैं, मेहनत के बारे में नहीं सोचते। आज मैं तुम्हें, अक्सर मैं हर क्लास में बोलता हूं कि मैं तुम्हें यह कह दूं कि तुम्हारे गांव का तुम्हें मानचित्र बनाना है, बिना कोई मोबाइल यूज किए हुए पेन कागज ले सकते हो। उस समय तो पेन कागज भी नहीं था। 600 ईस्वी में पहली बार कागज बना था, वो भी चाइना वालों ने बनाया था, और वो भी सब जगह अवेलेबल नहीं था। इसलिए तो तुम्हारा ज्यादातर इतिहास पत्थरों पे लिखा हुआ है, शिलालेखों पर। तो कहने का अर्थ यह है कि उस समय जब इसने मैप बनाया होगा, वो भी इंडिया का, सैटेलाइट है नहीं, मोबाइल है नहीं, नेटवर्क है नहीं, कैसे बनाओगे? विचार करके बताओ मुझे थोड़ा सा कि तुम्हें तुम्हारे गांव का मैप बनाना है, तुम स्टार्टिंग कहां से करोगे, और तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि तुम कैसे उसको एक कागज के ऊपर शो करोगे? घर से स्टार्ट करोगे, कैसे? कागज पे क्या लिखोगे? घर। ओ मारा सावरिया जी सेठ जाने कहा